फोकस करके पढ़ना है, ठीक है। आप लोग को यूपीएससी का सिलेबस और यूपीपीसीएस का सिलेबस ये सब इसकी जानकारी है। यूपीपीसीएस का जो जीएस का पेपर है उसमें कितने पेपर होते हैं, कितने पेपर होते हैं, कितने अंक के होते हैं? यूपीएससी में 250 का होता है और यूपीपीसीएस में 200 का होता है। यूपीएससी में प्रीलिम्स में ज्योग्राफी और मेंस में ज्योग्राफी, और यूपीपीसीएस में जो ज्योग्राफी का चैप्टर है उसमें लगभग सब समान है। बस उत्तर प्रदेश के जो स्पेशल के क्वेश्चन हैं वो ज्योग्राफी से रिलेटेड होके पूछते हैं वहां पे। अब जैसे पीटी का क्वेश्चन है, पीटी का जो सिलेबस है या यूपीपीसीएस का, यूपी के लगभग मतलब ज्योग्राफी का जो है सेम है, लेकिन उत्तर प्रदेश स्पेशल का अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो अब एक उत्तर प्रदेश की एक बुक आती है घटना चक्र की, अगर आप उसको देखेंगे वो है उत्तर प्रदेश स्पेशल की बुक, मतलब विशेष उत्तर प्रदेश को फोकस करके। लेकिन ज्योग्राफी का कितना इंपॉर्टेंस है या आपको समझेंगे तो उसमें आप देखेंगे तो सारे मैप बने हुए हैं बहुत सारे। पहले कौन सा मुख्यालय कहाँ पे है, अगले पेज पे दिखाया गया है कि कौन सा मुख्यालय कहाँ पे है और उसको मतलब डिस्ट्रिक्ट में करके दिखाया गया, जैसे याद बहुत आसानी से हो जाए। कहने का मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश स्पेशल का जो पूरा पेपर है, जो भी उसमें है चीजें, वो अगर मैप पे पढ़ी जाएं तो बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। 8 से लेके 12 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश स्पेशल के आते हैं, कभी कभी 15 हो जाते हैं। अगर ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें और उसको थोड़ा सा उस पर 2 घंटे या 4 घंटे का समय दें तो वहां से ज्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना आसानी से हो जाती है कंपेरेटिव कि अगर हम और जगह ज्यादा मेहनत करते हैं तो उससे हमें कम गेन हो पाता है, ठीक है। उसके बाद जो ज्योग्राफी का एक तो भूगोल का विषय पढ़ना है ज्योग्राफी को एक विषय के रूप में, और दूसरा ज्योग्राफी में जो फर्स्ट पेपर है, जीएस का 4 पेपर होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट पेपर में ज्योग्राफी पढ़ना है, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, ठीक है। और थर्ड पेपर में आपदा प्रबंधन और जैव विविधता और पर्यावरण, इन्वायरमेंट। अगर इसको देखेंगे तो वो पूरा पूरा कोर ज्योग्राफी है, ठीक है। और ज्योग्राफी को अगर हम देखें जैसे मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, पूरा अंतर्राष्ट्रीय संबंध अगर ज्योग्राफी की पे अच्छी कमांड है तो उसको समझने में आसानी होती है। यहाँ पे विश्व का जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है बताने का मकसद नहीं है, मकसद ये है कि अगर आपको लोकेशन और चीजें पता हो कि कौन सी चीजें कैसे मैनेज होती हैं तो आप उस चीज को, उस घटनाक्रम को आसानी से समझ सकेंगे। ये समझ सकेंगे कि यूक्रेन और क्रीमिया का युद्ध, क्रीमिया का जो युद्ध है पहला युद्ध 1854 में हुआ था, अभी तक वहां पे क्यों ऐसा क्यों है कि वहां पे ये वॉर लगातार होती जा रही है। उसका रीजन सिर्फ इतना है कि उसका जो भौगोलिक महत्व है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो ऐसी लोकेशन पे ऐसा द्वीपीय वो वहां पे है वो लोकेशन कि वो हर देशों के लिए जिसका कब्जा वहां पे होगा वो ज्यादा महत्व का हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। यही वजह है कि जैसे अगर आप भारत के जो हिंद महासागर है इसकी अवस्थिति अगर आप समझेंगे, ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम पढ़ते हैं, लेकिन अगर हम उसको ज्योग्राफी के उसका इंपॉर्टेंस समझते हैं तो आपको पता चलेगा जितने भी महासागर हैं, चाहे वो प्रशांत महासागर हो, चाहे अटलांटिक हो और हिंद महासागर, तो हिंद महासागर का इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ रहा है और
क्यों विश्व की जो महाशक्तियां हैं वो यहाँ पे कंसंट्रेट हो रही हैं, मतलब यहाँ पे क्यों आना चाहती हैं, यहाँ के देशों से क्यों दोस्ती करना चाह रही हैं, इन सारी चीजों को आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ये जानना है मुझे, क्योंकि पता नहीं है कहाँ से पढ़ाई चल रही। तो आप लोग अभी तक ज्योग्राफी में आपने कुछ पढ़ा है यहाँ पे, मतलब अपनी तरफ से जो पढ़ा है वो अलग बात है, यहाँ पे क्या पढ़ाया गया है? कोई मुझे बताएगा डिटेल में जो पढ़ा हो जिसमें क्या यहाँ पढ़ाई ज्योग्राफी में क्या पढ़ाया गया है? हाँ, और अच्छा, वायुमंडल, ठीक। और भारत का भूगोल में कुछ पढ़ाया गया है? अच्छा, ठीक। भूगोल जो है दो तरीके से होता है, एक होता है भौतिक भूगोल जो आपको पढ़ाया जा रहा है, जो अभी ने दिखाया, और दूसरा होता है मानव भूगोल। भूगोल को हम दो तरीके से पढ़ते हैं, पहला होता है भौतिक भूगोल, दूसरा होता है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल का मतलब ये हुआ कि जो चीजें एग्जिस्ट कर रही, जो चीजें हैं, मतलब पृथ्वी पे जो चीजें हैं, वायुमंडल जो भी चीजें जैसे एट इट इज है, उसको हम पढ़ेंगे कि कहाँ पे कैसा टेम्परेचर है, कहाँ पे वर्षा कैसी होती है। आज क्लास को बहुत स्लो लेके चलेंगे क्योंकि समझ बननी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर समझ बन जाएगी तो आगे चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी। अन्य विषय का मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन ज्योग्राफी का स्थिति ये है कि अगर आपको इसमें समझना है बहुत अच्छे से, तो 70 से 80% चीजें अगर आप क्लास में समझ लेते हैं तो उसी बेस पे प्रीटी के एग्जाम और मेंस के एग्जाम क्वालिफाई हो जाते हैं। पढ़ने की आवश्यकता थोड़ी सी कम पड़ती है ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में प्रेजेंटेशन का ज्यादा महत्व है, कंपैरेटिवली आप लिखते ज्यादा हैं। जैसे आप कुछ भी चीजें, जैसे आपको पूछा गया कि लखनऊ के बारे में बताइए, आपने लखनऊ के बारे में 150 शब्दों में बहुत अच्छा लिख दिया, और किसी बच्चे ने 50 शब्द में लिखा और उसको लोकेट करा दिया, एग्जैक्ट लोकेशन बता दी, तो वो आपका इक्वल, लगभग इक्वल हो जाता है। तो आपके 100 शब्द बच गए, क्योंकि आप लोकेशन को अच्छे से जानते हैं। लोकेशन यही क्लास में समझ में आएगी, इसलिए चीजों को अगर आप समझ लेंगे तो लिखने में और समझने में ज्यादा आसानी होगी। क्योंकि ज्योग्राफी में एक चीज से दूसरी चीज मिली है, वर्षा कैसी हो रही है इससे पता चलेगा कि वहां पे मिट्टी कैसी होगी, ऊंचाई ज्यादा है तो ये से पता चलेगा कि वहां पे बिजनेस कौन सा होगा, वहां के लोग कपड़े कैसे पहनेंगे, ये सारी चीजें पता चलती हैं। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है। हमें दो तरह से काम करना है, एक तो इंडिया के लेवल पे, एक वर्ल्ड के लेवल पे। अब हम अगर वर्ल्ड के लेवल पे पहले समझते हैं तो चीजें ज्यादा विजुअल नहीं होंगी। ज्योग्राफी में समझ के लिए जरूरी है कि चीजें एकदम दिखाई पड़े। अगर हम, जैसे आप समझिए कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं लखनऊ का और एक एग्जांपल दूं न्यूयॉर्क का, तो आपको लखनऊ का एग्जांपल ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि सड़कें कैसी हैं, यहाँ का वेदर कैसा है। मैं आपको बोलूं कि न्यूयॉर्क में टेम्परेचर 24 डिग्री है, तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि कितना ठंड लगती है 24 डिग्री में। लेकिन अगर मैं अभी आपको बताऊं कि यहाँ का टेम्परेचर लगभग 30 डिग्री है, तो आप कंपेयर कर पाएंगे, यहाँ 30 डिग्री में इतनी ठंड लगती है, मुझे कैसे कपड़े पहनने हैं। इसलिए ज्योग्राफी को अगर भारत के संदर्भ में ज्यादा मतलब पहले पढ़ा जाए तो ज्यादा आसान होगा। पूरा जो ज्योग्राफी है वो इसी समझ पे है। कुछ चैप्टर ऐसे हैं कि अगर आपकी समझ नहीं बनी है तो अगर आपको समझा भी दिया जाए, बता भी दिया जाए, तो आपको समझ में नहीं आएगा। जब मेरी पहली क्लास जो हुई थी, अगर मतलब जब मैंने ज्योग्राफी पढ़ना शुरू किया था, तो पहला जो चैप्टर सर ने पढ़ाया था उसको पढ़ने के बाद 1.5 महीने मुझे लगा कि मुझे ज्योग्राफी छोड़ देनी चाहिए, मुझे बहुत टफ लगा। लेकिन जब दूसरी चीजें, जो आसान चीजें, जो समझ वाली चीजें जब विकसित हो गई, तो वो चैप्टर मेरे लिए बहुत आसान हो गया। इसीलिए क्लास को थोड़ा स्लो लेके चलेंगे और समझने वाली चीजें, लिखने के कंपेयर में समझने वाली चीजें पे ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। भूगोल और मानव भूगोल, भूगोल जैसी चीजें हैं वो, और मानव भूगोल का मतलब उन ज्योग्राफिकल चीजों का, उन चीजों का जो भी ज्योग्राफी के माध्यम से, भूगोल के माध्यम से पर्यावरण में है, वो मानव के लिए कैसे हेल्प करती है, वो उसका अध्ययन किया जाता है। क्यों किया जाता है? जैसे अगर आप समझिए कि जो चीजें हमारे लिए उपयोग के लिए हैं उसी का तो हम अध्ययन करेंगे। जैसे कोयला है, कोयला क्योंकि हम यूज करते हैं इसलिए हमें पता होना चाहिए कोयला कहाँ पे है, कौन सी क्वालिटी का है,
कितना उसमें कितना है, मतलब कहाँ कहाँ पे ज्यादा है, कहाँ पे कम है। उसी तरह जैसे अगर हम समझे कि सोना कहाँ पे है, तो जो चीजें हमारे महत्व की हैं, मानव के महत्व की हैं, जब हम उसका अध्ययन करते हैं तो उसको मानव भूगोल बोला जाता है। फर्स्ट पेपर में ज्योग्राफी के ऑप्शनल में फर्स्ट पेपर में 5 यूनिट इधर हैं, 5 यूनिट इधर हैं, मतलब ठीक है, 5 इकाई इधर, 5 इकाई इधर। इधर जितना जो भी पढ़ना है वो भौतिक भूगोल में है। जैसे उसमें पढ़ना होता है जलवायु क्लाइमेटोलॉजी पढ़ना होता है, जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ना होता है, भूआकृति विज्ञान पढ़ना है, समुद्र विज्ञान ओशनोग्राफी पढ़ना है, जीव विज्ञान पढ़ना है, पर्यावरण पढ़ना है। अब ये पांचों चीजें जो भी हैं इसमें मनुष्य ने कोई इंटरफेयर नहीं किया है, ठीक है। जियोमॉर्फोलॉजी में, भूआकृति विज्ञान में पढ़ना है कि प्लेटें कैसे कहां पे मूव कर रही हैं, इसके बारे में जानना है। मानव भूगोल में हम इसको पढ़ेंगे आज, हमारा टॉपिक है मानव भूगोल। ऑप्शनल पेपर में मानव भूगोल फर्स्ट पेपर में 2 पार्ट हैं, 2 पार्ट में एक पार्ट ये है, एक ये है, इसमें 5 यूनिट है, इसमें 5 यूनिट है। हम इस पे फोकस करेंगे आज, लेकिन कॉन्टेक्स्ट ये है विश्व का। फर्स्ट पेपर का मतलब ऐच्छिक विषय ज्योग्राफी में, फर्स्ट पेपर का मतलब विश्व का भूगोल, और सेकंड पेपर का मतलब भारत का भूगोल। चीजें वही हैं, इसमें पार्ट में कर दी है, 5 यूनिट इधर है, 5 यूनिट उधर है। उसमें क्या है, सेकंड पेपर में भारत का भूगोल है, सारी चीजें वही हैं, 10 यूनिट एक साथ दे दी गई है, ठीक है। ये 5 टॉपिक पढ़ने हैं, ज्योग्राफी फर्स्ट पेपर के सेकेंड यूनिट में 5 टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। मानव भूगोल के संदर्भ पहला टॉपिक है, दूसरा है आर्थिक भूगोल, तीसरा है बस्ती भूगोल और जनसंख्या, चौथा है प्रादेशिक नियोजन, चौथा, पांचवा है समसामयिक मुद्दे, ठीक है। सॉरी, अगर आप इसको देखेंगे सब सारे चीजों को, जैसे भूगोल का अध्ययन, तो जो पहले हमें पढ़ाया गया भौतिक भूगोल, जैसे हमें समझ में आया कि चीजें कैसे हो रही हैं, ठीक है। अब आता है मानव भूगोल के संदर्भ, इसमें क्या होता है, इसमें मानव भूगोल के संदर्भ में ये जानते हैं कि ज्योग्राफी का, जब ज्योग्राफी के बारे में पहले विद्वानों ने रिसर्च शुरू करी, समझा कि भूगोल को पढ़ा जाना चाहिए, तो उसका इतिहास, मतलब इसमें भूगोल का इतिहास पढ़ा जाता है, ये जाना जाता है कि भूगोल को किस नजरिए से पढ़ा जाए। जैसे जब शुरुआती चरण में जब इसका विकास हुआ, इसकी राइटिंग शुरू हुई, तो उसमें माना गया कि सारी चीजें भगवान ने इसके संदर्भ में बनाई है, जो भी चीजें हैं ईश्वर ने दी हैं, तो अलौकिक शक्ति जो है वही काम कर रही है, उसी के संदर्भ में काम करते हैं। इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ है, जहाँ पे आप रहते हैं, तो पहले जैसे बैलगाड़ी चलती थी, फिर कुछ और डेवलपमेंट हुआ, पहिए वाली गाड़ी है, कुछ और हुआ, आगे बढ़ के अब मेट्रो आ रही, फिर बुलेट ट्रेन आएगी, धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा, जो उसकी कमियां हैं उसको सुधारा जाता है। जैसे पहले स्पीड कम थी ट्रेनों की, तो ये हुआ कि स्पीड हमें ज्यादा चाहिए, तो ऐसा डेवलपमेंट हुआ जो चीजें स्पीड हमें ट्रेन दे सके। उसी तरह भूगोल में भी ये हुआ, जब उसका अध्ययन शुरू हुआ तो देखा ये गया, जानना ये चाहा गया कि ऐसा हम इस तरह से पढ़ें, इस तरह से समझें, जो हमें मानव के विकास, मगर मानव के लिए वो
कैसे उपयोगी है, हम इस पे अध्ययन करें। जैसे आगे चल के एक डेवलपमेंट इसमें हुआ कि प्रादेशिक भूगोल और विशेष भूगोल। इसका मतलब ये हुआ कि हम ओवरऑल अध्ययन करें, एक पूरे मतलब पूरे इंडिया का अध्ययन करें, वो सही रहेगा, या एक पर्टिकुलर एरिया पे पहुंच जाएं, लखनऊ पहुंच जाएं, दिल्ली पहुंच जाएं, उसका अध्ययन करें, तो क्या सही है और क्या गलत है, इसी में द्वंद्व चलता रहता है और वो धीरे धीरे चीजें डेवलप होती रहती हैं। उदाहरण के लिए अगर हम कहें कि भारत की जो जनघनत्व है वो कितना है, कितना है भारत का जनघनत्व, जनसंख्या घनत्व कितना है, 382, ठीक है। भारत, आप देखिए भारत का जनसंख्या घनत्व है 382, अरुणाचल प्रदेश का है 13 और दिल्ली का है 11,000 से ऊपर जी, अच्छा सॉरी 17, तो अरुणाचल प्रदेश का 17 है और दिल्ली का 11,000 से ज्यादा है और भारत का 382 है। अब देखिए प्रादेशिक भूगोल क्या कहता है कि ओवरऑल भारत का जनघनत्व है 382। अब किसी व्यक्ति ने जो अमेरिका में रहता है उसने पढ़ा कि भारत का जो जनसंख्या घनत्व है 382 है, तो उसने इमेजिन किया कि अच्छा इसका मतलब बहुत स्कैटर्ड, बहुत बिखरे हुए जनसंख्या होगी, और उसको ले जाके आप दिल्ली में छोड़ दीजिए, तो उसको लगेगा जो लिखा था, मैंने जो पढ़ा था वो गलत लिखा था। समझ रहे हैं बात को? ये हो गया प्रादेशिक भूगोल। तो इसकी कमियां रही, इसकी कमियां यही रही कि ओवरऑल हमने अध्ययन तो कर लिया, लेकिन पर्टिकुलर होके जब विशेष होके हमने अध्ययन नहीं किया, तो उससे क्या हुआ कि प्लानिंग बनाने में, प्रादेशिक नियोजन बनाने में दिक्कत आने लगी। देखिए ये सारी चीजें क्रम से जुड़ी हुई हैं। इस तरह से डेवलपमेंट किया गया सिलेबस को भी कि पहले आप इसको कनेक्ट कर लेंगे तो सारी चीजें धीरे धीरे होती जाएंगी। जनसंख्या को आपने जाना और उसके बाद उसका नियोजन किया गया, ठीक है, फिर उसके बाद मॉडल्स बनाएंगे, सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। इसीलिए मैं आपको पहले समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि उसको आप जब समझ जाएंगे तो ये चीजें जो रिटर्न में है वो फाइनली पढ़ना आपको ही पड़ता है। जो मेंस का एग्जाम है और पीटी का जो भी एग्जाम है, सबकी स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है। यहाँ पे आपको एक ओवरऑल मोटा मोटा समझा दिया जाता है, करना आपको खुद से है, क्योंकि जो मेंस का पेपर है या पीटी का है जो भी है, वहां फाइनली आपको अपने मन से ही वहां पे आप क्वालिफाई करते हैं, दूसरा आदमी बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता। जैसे आप पीटी की बात करिए तो 150 क्वेश्चन है और यूपीपीसीएस में, यूपीएससी में 100 क्वेश्चन है। यहाँ पे क्लास में क्या हेल्प होती है, यहाँ पे हेल्प इतनी होती है कि हम आपको 70 क्वेश्चन तक पहुंचा देंगे और 30 क्वेश्चन तक हम कभी नहीं पहुंचा पाएंगे। अब इसमें कितने क्वेश्चन बच गए, 50 क्वेश्चन। इस पे काम आप ही को करना है, वो डिपेंड करेगा कि आपकी स्ट्रेटेजी कैसी, आपकी अपनी क्वालिटी क्या है, आप रटन विद्या में तेज हैं या आप समझने में तेज, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, रटन विद्या है तो वो भी अच्छी बात है, लेकिन ये 50 क्वेश्चन आपको स्वयं से समझना पड़ेगा। और ज्योग्राफी की ये खासियत है कि अगर एक बार आप समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, तो दोबारा आपको पीटी के लिए कम से कम तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। और ज्योग्राफी एक साथ इतनी जगह मदद करती है, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो, मुख्य परीक्षा में भी वो बहुत मदद करती है। अगर आप ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ा है तो आप इतिहास को भी इंटरकनेक्ट कर पाएंगे और चीजें, इतिहास की चीजें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। ये चीजें अपने आप आ जा रही हैं, इसलिए आपको आसानी होगी। मैसूर का युद्ध इतिहास में है, मैसूर का युद्ध, कितने युद्ध हुए थे? अब देखिए ज्योग्राफी से मैंने कैसे याद किया है और जो आपको हेल्प करेगा, अगर आपको अच्छा लगेगा तो उसको हेल्प के रूप में स्वीकार करिएगा। 4 युद्ध हुए थे। पहला 1767 से शुरू हुआ, 69 में खत्म हुआ। दूसरा 81 में शुरू हुआ, 84 में खत्म हुआ। फिर 1790 में खत्म, शुरू हुआ, 92 में खत्म हुआ। और चौथा फिर 79 में हुआ, फाइनली वो मर गया टीपू सुल्तान। अब उसमें क्या है, 3 संधियां हुई थी, मंगलौर की संधि, मद्रास की संधि और श्रीरंगपट्टनम की संधि। और आखिरी युद्ध में श्रीरंगपट्टनम में वो मारे जाते हैं। मंगलौर कहां पे है, लोकेशन ये हो गया मंगलौर, ठीक है। मद्रास चेन्नई है, यहां पे मान लीजिए चेन्नई है, ठीक है, चेन्नई है। और श्रीरंगपट्टनम अंदर है, मतलब यहां पे है। आप लोकेशन जब अभी ये टेम्परेरी है, आपको बता रहे हैं कि हेल्प कैसे करता है, कहां कहां पे, जैसे याद होता जाएगा बताते जाएंगे। यहाँ पे है श्रीरंगपट्टनम, ठीक है। 3 हो गया, मंगलौर, चेन्नई मतलब मद्रास और श्रीरंगपट्टनम।
अब देखिए, आपको मैथ में अगर ये आप बना लेंगे तो आपको बहुत, मद्रास था तो 1769 में संधि हुई थी, ठीक है, 69 में संधि हुई थी। यहाँ पे मैंगलोर की संधि 84 में हुई थी, 1784 में, और याली हुई थी 1792 में। अब इसको आप एक बार समझ लीजिए। अब दोबारा ये अगर आप इसको अच्छे से यहाँ समझ लिया, मैथ में समझा, याद नहीं किया, ये मैंने जो अभी बताया ये मैंने कम से कम काफी दिन पहले पढ़ा, कई साल पहले पढ़ा था। इसको अगर आपने यहाँ पे समझ लिया तो अब ये दोबारा गलत नहीं होगा, ना तो युद्ध गलत होंगे और ना ही ये लोकेशन गलत होगी। लोकेशन समझिए, दो कोस्टल एरिया है, चेन्नई और मैंगलोर कोस्टल एरिया है, और बीच वाला जो है 70 ये श्रीरंगपट्टनम, वो बीच में है, लैंडलॉक है, ठीक है। तीनों की लोकेशन समझ लीजिए और एक बार में इसको याद कर लीजिए। ऐसे जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे G7 के देश, G20 के देश, हम आपको बता नहीं पाएंगे याद करके, लेकिन अगर ऑप्शन पूछेगा तो वो मेरा पक्का सही हो जाएगा, इसलिए कि मैंने उसको लोकेशन पे याद किया है। दो उधर हैं, दो ऐसे करके ग्राफ बना के, जैसे भी। तो इस तरह से कहने का मतलब है ज्योग्राफी को यही समझते चलिए और अपने आप को रटन, मतलब ज्योग्राफी का ये है कि आप रटने से ज्यादा समझने की कोशिश करिए, बहुत मजा आएगा, बहुत ही अच्छा विषय है ज्योग्राफी जो है। जैसे वर्ल्ड में, विश्व में जो यूजफुल सब्जेक्ट है, जैसे कहते हैं अप्लाइड सब्जेक्ट, सबसे ज्यादा अप्लाइड सब्जेक्ट कौन सा है? सबसे ज्यादा अप्लाइड सब्जेक्ट जो काम आता है मनुष्य को, कौन सा है? रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। सेकंड नंबर पे है ज्योग्राफी। तो केमिस्ट्री तो हम लोग पढ़ नहीं सकते, उसका कोई काम भी नहीं है। सेकंड पे जाता है ज्योग्राफी, जिसका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें पढ़ने पे ज्यादा अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आएगा। तो मैं बता रहा था कि 382 पूरी जनसंख्या घनत्व है और 17 है अरुणाचल प्रदेश का और 11,000 से ज्यादा वहां पे। तो जो दिक्कतें आई प्रादेशिक, तो किसी ने कहा नहीं प्रादेशिक भूगोल को पढ़ा जाना चाहिए, किसी ने कहा नहीं विश्व भूगोल को पढ़ा जाना चाहिए। तो इस तरह के जो द्वंद्व थे ये होते रहे। फिर आगे आए, जब बहुत बाद के चरण में आए तो ये हुआ कि अनुभव के आधार पर बताया जाए कि फैक्चुअल डिटेल को बताया जाए, मतलब तथ्यात्मक चीजों को बताया जाए या अनुभव के आधार पर बताया जाए। समझ में आ रहा है सब? जहां नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिएगा। देखिए एक फैक्ट आपको बताता हूं, तथ्य जो होता है, तथ्य फैक्ट जो होता है वही गलत और सही होता है। जो विचार होता है वो गलत और सही नहीं होता, वो तार्किक, कम तार्किक होता है, जगह के अनुसार वो बदल जाते हैं। विचार जो होता है वो स्थान के साथ ही परिवर्तनशील हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ नॉन वेजिटेरियन को अच्छा नहीं माना जाता सामान्य रूप से, क्यों? इसमें ये कोई विचार गलत नहीं है। अगर यही आप सऊदी चले जाते हैं तो यही विचार वहां पे सही हो जाता है। मतलब तथ्य गलत और सही हो सकता है, विचार गलत और सही नहीं हो सकता, मतलब वो कम तार्किक और ज्यादा तार्किक होता है। यही वजह है कि पूरा जो मानव भूगोल का संघर्ष है, इसमें जो पढ़ना है वो यही सारी चीजें इसमें अध्ययन करते रहते हैं। जैसे 1857 की क्रांति कब हुई? सॉरी, 1857 की क्रांति 1857 में हुई थी, लेकिन विचार है, कोई बोलता है सैनिक, कोई कहता है किसानों का रिवोल्ट हुआ, कोई कुछ बोलता है, तो सब सही बोलते हैं, उसमें कोई गलत नहीं बोलता है। सारे लोग सही, जैसे जैसे जिसकी समझ है उस हिसाब से बोलता है। इसीलिए इन सारी चीजों को कोई गलत और सही नहीं बोल सकता। मान लिया हमने कहा कि नहीं सैनिक रिवोल्ट था, तो आप मुझे ये नहीं बोल सकते मैं गलत बोल रहा हूँ। लेकिन अगर मैं कहूं कि जो पहला जो स्वतंत्रता संग्राम था 1857 में नहीं 1858 में हुआ था, तो आप मुझे बोल सकते हैं कि मैं गलत हूं। बाद के दिनों में जब विश्व युद्ध की समाप्ति हुई तो उस दौरान ये देखा गया कि माना गया कि अनुभव के आधार पर चीजें सही नहीं होती हैं, मात्रात्मक, मतलब कि जो गणना के आधार पर चीजें निकले, मतलब फैक्चुअल चीजें, उन पे इंपॉर्टेंस दिया जाए तो ज्यादा महत्व है। ये द्वंद्व चलता रहा। इसीलिए 1857 के बाद 1960 के दशक से लेकर 1970 के दशक तक तथ्यात्मक मात्रात्मक क्रांति बहुत मतलब फैली। उसके बाद चीजें जब आगे बढ़ी तो ये माना गया, मतलब देखा गया कि तथ्यात्मक चीजें जो थी वो अच्छे फैक्ट तो देती थी, लेकिन क्योंकि मानव जो होता है वो तथ्यों से नहीं चलता है, वो भावनाओं से चलता है, इसलिए फिर जाके आगे ये देखा गया कल्याणकारी भूगोल को ज्यादा मान्यता दी गई। वर्तमान में फिर इसी तरह के डेवलपमेंट होते रहे। कहने का मतलब ये है कि मानो जो पहला ये टॉपिक है उसमें यही समझना है कि किस तरह से इतिहास, इमैनुअल कांट थे या रेडजेल थे, रिटर थे, हम्बोल्ट थे, ये किस तरह के इन्होंने विचार दिए और उसके बाद किस तरह की चीजें निकल के आई। अब ये जो अभी मैंने आपको बताया इसमें है ये कि ये मुख्य परीक्षा का विषय है और उसमें जैसे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं कि फ्रांसीसी भूगोल वेत्ताओं का ज्योग्राफी में योगदान,
तो आप करेंगे क्या, जैसे उसमें 2-3 जो राइटर हैं उनको आप समझ लेंगे, उनको समझ लेंगे और उनके बारे में क्वेश्चन आएगा। फिर पूछता है कि मात्रात्मक क्रांति क्या है, उसके बारे में लिखिए। तो मात्रात्मक क्रांति क्या है, आपने लिखा कि 1960 के दशक से के बाद मात्रात्मक क्रांति देखी गई और उसके बाद उस पर काम किया गया। फिर पूछता है कि प्रादेशिक भूगोल और विशेष भूगोल क्या है, कौन कौन से राइटर ने उसका सपोर्ट किया। चीजें आगे बढ़ती हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल में क्या होता है, आर्थिक वही कि जो मानव के लिए जो चीजें काम करती हैं उसका अध्ययन किया जाता है। जैसे ऊर्जा, एनर्जी का अध्ययन किया जाता है। तो ये हुआ कि एनर्जी कौन कौन सी है, उसका संकट आता है, कब आया था, या अभी फ्यूचर में क्या एनर्जी के ऑप्शंस बन सकते हैं। अब उसमें होता क्या है कि एनर्जी का ऑप्शन तो बहुत सारा है, बहुत सारी थी, लेकिन देखा यह जाता है कि जो अप्लाइड होता है उसी क्वेश्चन को ज्यादा पूछता है। मतलब इस चैप्टर में अगर आप करंट से रिलेट करके, मतलब करंट चीजों को समझते हैं तो आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। जैसे अभी नेचुरल गैस के ऊपर ज्यादा फोकस है, पेट्रोल का ये है, जैसे पेट्रोल के बारे में है कि खत्म हो सकता है, कोयला खत्म हो रहा है या प्रदूषण फैलाता है। उसके बाद गैस है और फिर आगे हम और एनर्जी को जो डेवलप कर सकते हैं उसके बारे में हम समझें और वहां पे बात करें। इसलिए अगर ऊर्जा संकट से विषय से क्वेश्चन, अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो उसमें हम यही देखते हैं कि इस तरह की चीजें अगर आप मतलब समकालीन मुद्दे ही आते हैं और उसी को पढ़ना और समझना चाहिए, समझना होता है। उसके बाद संसाधन आता है, एक टॉपिक है संसाधन। अब संसाधन बहुत सारे हैं, कोयला है, सोना है, मैग्नीशियम, बॉक्साइट, बहुत सारे हैं। तो उसमें 2 चीजों पे फोकस करना होता है। पहला ये कि भारत के संदर्भ से क्या जरूरी है। भले मैंने यही आपको पहले बताया, अब भले हम पढ़ रहे हैं विश्व का भूगोल, लेकिन उसको समझें और उसको हम विजुअल करें भारत के कॉन्टेक्स्ट में एग्जाम्पल। लेकिन यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो भारत के साथ साथ वर्ल्ड का एग्जाम्पल तो देना पड़ेगा, ये समझने की जरूरत। मतलब अगर पूछा कि भारत में ऊर्जा संसाधन का वितरण बताइए और आपने बता दिया झारखंड और सारी चीजें बता दी, इंडिया के लोकेशन से बता दिया, आपका आंसर सही है, लेकिन विश्व का उदाहरण देना जरूरी है। और अगर आप वो पहले देंगे तो ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा सही रहेगा। इसलिए यहाँ पे कोशिश करनी है कि इंडिया का एक और विश्व का एक समझना है। तो अब संसाधन बहुत सारे हैं, लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में समझिए कि इंपॉर्टेंस किसका है और विश्व के संदर्भ में उसको पढ़ें। विश्व में किसकी दिक्कत हो रही है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। पढ़ा लिखा टॉपिक भले विश्व का भूगोल है, लेकिन पढ़ना भारत के कॉन्टेक्स्ट में, और ये आपके लिए भी ये आसान होगा, समझ में आएगा कि चीजें कैसे हो रही। आपको हम कोयला के बारे में, जर्मनी का कोयला बताएंगे तो आपको बहुत, आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जैसे इसका क्वेश्चन ऐसे आता है कि कोयले का वैश्विक वितरण बताइए तथा उसमें होने वाली समस्याएं तथा उसका फ्यूचर क्या हो सकता है, प्रासंगिकता क्या है। तो आपने जब वितरण बताया तो वितरण ये बताया कि कोयला एक ऐसा संसाधन है जो कि प्राचीन काल से यूजफुल बहुत रहा है। औद्योगिक क्रांति का जो चरण रहा ब्रिटेन में, वो मुख्यतः, या न सिर्फ ब्रिटेन में बल्कि और देशों में भी जो औद्योगिक क्रांति देखी गई, वो ये ऐसे ही बता रहा हूँ, कोई मतलब ओवरऑल आपका एक व्यू बता रहा हूँ, लिखना यही नहीं है। वो देखी गई, उसका बेस कोयला था। आने वाले लगभग 100-150 सालों तक ये कोयला ही इसका बेस बना रहा। अगर हम भारत की बात करें तो वर्तमान में जो बिजली का उत्पादन हो रहा है वो उसका 60% से अधिक जो है बिजली कोयले से ही उत्पादित हो रही। समस्याएं क्या है कि उसकी जो क्वालिटी है वो वैश्विक स्तर पे न सिर्फ कम हो रही है, सॉरी मतलब अच्छी नहीं है। भारत के संदर्भ में भी यही स्थिति है कि उसकी क्वालिटी, जो एंथ्रासाइट कोयला है वो कम पाया जाता है, जिसकी क्वालिटी सबसे अच्छी होती है। 4 तरह के कोयले पाए जाते हैं, बाद में बताएंगे। तो समस्या, 2 समस्या मुख्य है। पहला, एक तो ये खत्म हो रहा है, दूसरा इसके पर्यावरणीय प्रभाव बहुत ही मतलब अच्छे नहीं है। इसलिए कोशिश की जा रही है कि हम इसके वैकल्पिक स्रोतों पे काम करें। तो अभी तक अगर आप बात करिए तो कोयला ही मतलब अभी मेन मतलब बिजली उत्पादन के लिए बना हुआ है। ये तो हो गया वितरण, समस्याएं मैंने बता दी। प्रासंगिकता क्या है कि क्योंकि भारत अगर अभी चाहे भी ले कि हम अपनी सारी एनर्जी कोयले से नहीं बनाएंगे तो क्या संभव है? नहीं संभव है। लेकिन फिर हमें यही लिखना पड़ेगा कि वर्तमान स्थिति विश्व की और भारत की स्थिति और अफ्रीकन कंट्रीज जो बहुत गरीब देश हैं,
क्योंकि उनकी क्षमता नहीं है कि वो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को, सौर ऊर्जा को इस तरह का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा कर सके। विकसित देश उन्हें अपनी जो टेक्नोलॉजी है, तकनीक, वो ट्रांसफर कर नहीं रहे हैं। तो उसको देखते हुए कोयले पे वर्तमान समय में हम निर्भर रहेंगे, लेकिन हमें अन्य स्रोतों पे भी ध्यान देना चाहिए। विकसित देशों से बातचीत करके उसके संदर्भ में जो भी हो सके, और जो अंतर्राष्ट्रीय मंच हैं उस पे इस बात को उठाया जाना चाहिए कि जो गरीब देश हैं उन पे बहुत ज्यादा मतलब उनको एनर्जी ट्रांसफर करें, कोयले पे जैसे उसकी निर्भरता कम। इस तरह से करके फिर आपने वर्ल्ड का एक मैप बना दिया और वर्ल्ड पे लोकेशन में दिखा दिया। ठीक है, जनसंख्या और बस्ती भूगोल। जनसंख्या क्या है? जनों की संख्या। जनसंख्या का मतलब जनों की संख्या, मतलब किसी क्षेत्र विशेष में। कोई दिक्कत? ठीक है, तो जनों की संख्या मतलब यहाँ पे मतलब किसी क्षेत्र विशेष में जो लोग रहते हैं उनकी उनकी संख्या, उसको जनसंख्या बोलते हैं। लेकिन जनसंख्या एक बहुत ही बड़ा शब्द है। कैसे? जब आप एक बुक लेते हैं जनसंख्या, भारत की जनसंख्या पढ़ते होंगे, तो उसमें क्या सिर्फ संख्या लिखी रहती है? क्या क्या लिखा रहता है? जनसंख्या लिखी रहती है, और क्या लिखा रहता है? घनत्व लिखा रहता है। ठीक है, साक्षरता लिखी रहती है, लिंगानुपात लिखा रहता है, जीवन प्रत्याशा लिखी रहती है। वही सारी चीजें इसमें पढ़ना होता है। जनसंख्या टॉपिक तो है, अगर इसको आप जब खोलेंगे, मतलब पहला टॉपिक जो है इसमें है जनसंख्या। इसमें टॉपिक मतलब जो दिया हुआ है वो है वितरण और वृद्धि। वितरण का मतलब कितने लोग कहां पे बसे हुए हैं। लेकिन इसमें पढ़ना क्या क्या है? इसमें हमें पढ़ना है कि जनसंख्या जो है उसकी आयु कितनी है। आयु का मतलब ये हुआ कि उसमें कितने बच्चे हैं, कितने युवा हैं, कितने वृद्ध हैं, क्योंकि इसके आधार पे ही किसी देश के बारे में उसका नियोजन किया जा सकेगा। उसके बारे में हम पढ़ेंगे तो हम एक अनुमान लगा सकेंगे। आपको हम जैसे बताएं कि पाकिस्तान की जो जनसंख्या है, ये तथ्य नहीं है, ऐसे बता रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पे, उसमें मान लीजिए कि वृद्ध ज्यादा है, तो आप समझ पाएंगे अच्छा वहां की कार्यशील जनसंख्या इसका मतलब कम होगी। आपने अनुमान एक लगाया। इसी वजह से इसके अंतर्गत, जनसंख्या के अंतर्गत जब हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं आयु वर्ग। तो 1 से 15 साल, 15 से लेके 59 से आगे का। थोड़ा वेरी करता है, कहीं कहीं अलग अलग कंट्रीज में थोड़ा वेरी कर सकता है। मोटा मोटा यही है, ये तथ्य नहीं है, ये गलत भी हो सकता है। 15 तक, 15 से 59 के ऊपर, बाकी वेरी भी कर सकता है। ये पढ़ा। फिर जाना लिंग, सेक्स रेशियो, कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष। अगर ये पता ही नहीं है तो हम अनुमान लगा के पढ़ के कैसे कर सकते हैं, तो वो पढ़ते हैं। भारत की लिंगानुपात हमने पढ़ा, जाना कि 48% महिलाएं हैं, 52% पुरुष हैं। उसके बाद हमने पढ़ा वहां की धर्म कैसा है, जाति कैसी है, उसके बारे में जानना है। वहां की जीवन प्रत्याशा जाननी है, वहां का व्यापार जानना है। ये सारी चीजें जनसंख्या के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक लग रहा है ना? समझ में आ रहा है? पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि पढ़ना क्या है। पढ़ाई तो बहुत आसान है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मजा आएगा, एकदम आसान है। कुछ नहीं लिखना है, सारी चीजें दिमाग में रहेंगी। मतलब जितना क्वेश्चन बनना है वो सारा यहीं से बन जाएगा। ज्योग्राफी को क्योंकि ज्योग्राफी के जो प्रीलिम्स में और अब तो वर्तमान में जो क्वेश्चन मतलब इवन मेंस में भी जो क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें बहुत ही स्कोप नहीं है कि आप पढ़ के जाएं और क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। ना तो पीटी में ना मेंस में। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनेंगे जो अनुभव के आधार पर बनेंगे। पीटी में एक बार क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कंट्री प्राकृतिक आपदा के कारण अपनी राजधानी स्थानांतरित कर रहा है। क्वेश्चन समझ गए? निम्नलिखित में नहीं आया था, वो बता रहा है। अभी तो इंडोनेशिया कर रहा है, वो भी सेम कुल सही है। तो उसमें ये क्वेश्चन आया था और उसमें ऑप्शन जैसे था, ऐसा ऑप्शन सेट किया था जैसे उसमें फिलीपींस भी था। तो फिलीपींस में भी आपदा आ रही है,
लेकिन वो क्वेश्चन कहीं मिला नहीं, जैसे हमने भी कहीं नहीं पढ़ा था। लेकिन जब हमने उसमें ऑप्शन देखे तो एलिमिनेशन मेथड के अनुसार मैंने उसको फिलीपींस लगा दिया और वो सही हो गया। तो इसलिए ये बता रहा हूं कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन ज्योग्राफी में, कम से कम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कि वो आप अनुभव के आधार पर क्लास में ही जो समझ के सीखेंगे। कई बार ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि आपने 3 साल पहले पढ़ा हुआ होगा, आपके लिए अच्छा वहां पढ़ा था, अब काम आ गया। इसलिए इस बात को समझिएगा कि क्लास में ज्योग्राफी बहुत अच्छे से समझिएगा। मुगल बादशाह ने, मतलब हिस्ट्री की बुराई नहीं है, लेकिन अगर मुगल बादशाह यहाँ नहीं पढ़ पाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप वहां पढ़ सकते हैं। लेकिन ज्योग्राफी में जो, क्योंकि ये चीज जो मैं बोल रहा हूँ, जो चीजें निकल रही हैं, ये लिखी नहीं है, ये सब अनुभव निकल रहा है, वही आपको समझेंगे और उसी के आधार पर काम करेगा। मैं आपको एक दिशा दे रहा हूँ, करना आपको है, मैपिंग और ये सारी चीजें। और ज्योग्राफी का वही मैंने पहले भी बताया था पहली क्लास में डेमो में, कि ज्योग्राफी अगर आपको मैपिंग अच्छी आती है, लोकेशन पे वो है, तभी ज्योग्राफी आपके लिए बनी है, अदरवाइज ज्योग्राफी का कोई मतलब नहीं। ज्योग्राफी में यही होता है, मेंस, इवन मेंस में भी उत्तर लेखन में यही होता है कि आपने लिखा और जैसे ही कोई लोकेशन का आपने उल्लेख किया, उदाहरण दिया, तुरंत आपको वहां पे मैप बनाना है। अगर आप मैप नहीं बनाते हैं तो आप उन लोगों से पीछे छूट जाते हैं जिन्होंने ज्यादा अच्छे, कम शब्द लिखे हैं और मैप अच्छा बनाया है। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया जनजात, अगर ये यही टॉपिक जब भारत का भूगोल में होगा, प्रादेशिक नियोजन, तो उसमें एक टॉपिक है जनजातीय क्षेत्रों का नियोजन। आपने लिख दिया जनजातीय क्षेत्र की इतनी स्कीम लिख दी, 15-20 स्कीम लिख दी कि उत्तर प्रदेश सरकार इतने काम कर रही है और भारत सरकार इतने काम कर रही है, लोकेशन आपको पता नहीं है, तो आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया, क्योंकि अब वो समझिएगा कि आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप करेंगे उसको कैसे? आपने लिखा है, रट लिया क्वेश्चन, हो सकता है क्वालिफाई भी कर दें, इसमें कोई कोई फैक्चुअल चीजें नहीं है जो मैं बता रहा हूं, लेकिन आपको अनुभव बता रहा हूं, आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी। ज्योग्राफी में यही है कि आपको मेहनत नहीं करनी। एक बार, जैसे मैंने भी एक बार पढ़ा था, उसके बाद दोबारा कभी ज्योग्राफी को पढ़ना नहीं पड़ा फाइनली, वो क्योंकि समझ के जब पढ़ा, जब रट्टा मारा तब तो पढ़ना पड़ा, जब समझ के पढ़ा तो दोबारा नहीं पढ़ना पड़ा। तो जैसे जनजातीय क्षेत्रों का आ गया, मरुस्थलीय क्षेत्र का विकास कार्यक्रम, आपको मरुस्थल दिखाना पड़ेगा, थोड़ा सा एग्जाम्पल, जगह का एग्जाम्पल देना पड़ेगा, कौन सी जगह मरुस्थल में है, आपने बताया। जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम आया तो उसकी आपने जगह बताई, लोकेट करी, उसके बारे में उसकी जनजाति बताई, कौन कौन सी जनजाति हैं, किसके लिए क्या कार्यक्रम चल रहा है। तो जैसे ही आपने, जैसे उल्लेख किया आपने, पहले उत्तर लिखा आपने, फिर आपने लिखा निम्नलिखित क्षेत्र जनजातीय क्षेत्र हैं, आपने एग्जाम्पल लिखा कि, तो आप यहाँ पे लिखिए झारखंड, छत्तीसगढ़, बहुत सारा लिखिए, उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप इसको यहाँ पे थोड़ा अच्छा नहीं बन पाएगा, ऐसे काम चलाइएगा। काम चल जाएगा इससे। अब आपने यहां दिखा दिया और आपने यहां बना दिया कि जनजातीय क्षेत्र, और आपने यहां पे बांग्लादेश पहुंच गए। अब बताइए, अगर हम लिखते और ये देखते तो उसको ये ज्यादा आसान पड़ा। मुख्य परीक्षा में आप कॉपी चेक करने वालों को जितनी कम मेहनत कराएंगे उतना ज्यादा आपको नंबर मिलेगा। इसको आप ऐसे समझिए, उसको पढ़ने से कम उसको पढ़ना पड़े और ज्यादा से ज्यादा वो समझिए, वो ज्यादा नंबर देगा। बाकी आप मर्जी आपकी है कैसे करना है, तो रहने देते हैं। कहां पे थे? हाँ, जनसंख्या। तो जनसंख्या में ये समझना है प्रादेशिक नियोजन। अब ये सारी चीजें जो भी हैं उसका नियोजन कैसे किया जाएगा विश्व स्तर पे, और उसके बारे में सरकारें कैसे काम करें, या मतलब जैसे अब एनर्जी है
तो वो एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना हुआ है। तो इस पे वैश्विक स्तर पे भी प्रयास चल रहे हैं और देशों के स्तर पे भी चल रहे हैं और कुछ लोग अपने स्तर पे भी कर रहे हैं। तो 3 तरह के प्रयास होते हैं, एक सरकारी स्तर पे, एक गैर सरकारी स्तर पे, एक व्यक्तिगत स्तर पे। मतलब अगर हम कूड़े फेंकने को मतलब कूड़ा नहीं फेंकते हैं तो हम एक सहयोग कर रहे हैं सफाई में। एक कर्मचारी आता है सरकारी, आपकी कूड़ा लेके जाता है, वो सरकारी कर्मचारी है, और एक समूह बनते हैं बहुत सारे जो इस पे हेल्प करते हैं। ऐसे बहुत सारे टॉपिक है। तो वो हो गया नियोजन। अब आता है मॉडल। मॉडल क्या है? मॉडल ये है कि बहुत सारे थिंकर हैं, बहुत सारे ज्योग्राफर हैं, भूगोलवेत्ता हैं, जिन्होंने बहुत सारा एक कुछ मॉडल डेवलप किए कि चीजें कैसे घटित होती हैं। अब इसके अंतर्गत जैसे एक है वेबर का मॉडल। वेबर का मॉडल क्या है कि उन्होंने बताया कि कौन सा उद्योग कहाँ पे लगेगा, उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए और क्या अपवाद है, मतलब एक्सेप्शन है, कि अगर वो एक्सेप्शन वहां पे मौजूद है तो मेरा सिद्धांत जो है काम नहीं करेगा। उन्होंने एक सिद्धांत दिया कि औद्योगिकरण की अवस्थिति है, उद्योग कहाँ पे डेवलप होंगे इसके बारे में। और उन्होंने बताया कि ये सारी चीजें तभी होंगी जब सारी चीजें सामान्य होंगी। उसमें बहुत सारे पॉइंट्स बताए, 1 से लेके 10 तक ऐसे बताए बहुत सारे, कि निम्नलिखित कंडीशन में मेरा सिद्धांत काम करेगा, अगर ये कंडीशन नहीं होगी तो काम नहीं करेगा। इसी तरह अवस्थिति, कृषि अवस्थिति सिद्धांत है वान थ्यूनेन का। ये सब मॉडल्स हैं। मॉडल्स क्या है? एक नियम है, मतलब सारी कंडीशन है, उसके अनुसार कैसे काम करेगा। अब एक कृषि अवस्थिति सिद्धांत वान थ्यूनेन का है। अच्छा, ये सारे जो मॉडल्स हैं डेवलप हुए बाहर, क्योंकि जितने भी भूगोलवेत्ता थे सबसे बाहर। तो हालांकि वो उस समय क्योंकि गतिशीलता कम थी, परिवहन के साधन कम थे, इसलिए वो कहीं ना कहीं चल जाता था हर जगह। लेकिन अब क्या है कि बहुत सारे देश बहुत तेजी से डेवलप कर रहे हैं और बहुत सारा चेंज जल्दी जल्दी आ रहा है। तो कई बार होता है कि क्वेश्चन पूछता है, जब यहाँ पे क्वेश्चन मॉडल पूछेगा तो उसमें ये क्वेश्चन में आखिरी में दिया रहेगा, और नहीं भी दिया है अगर तो लिखना बहुत जरूरी है, मतलब ठीक लगेगा कि वेबर का कृषि अवस्थिति सिद्धांत बताइए और भारत के परिप्रेक्ष्य में इसकी प्रासंगिकता बताइए। ठीक है, ये कैसे यूजफुल है भारत के कॉन्टेक्स्ट में, या नहीं यूजफुल है तो क्यों नहीं है, कौन से ऐसे अपवाद हैं जो यहां भी वर्क कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो प्रासंगिकता सबकी लिखनी है। हार्टलैंड, रिमलैंड। हार्टलैंड एक ऐसा मॉडल है, उन्होंने बताया कि विश्व में ऐसी कोई जगह इतनी इंपॉर्टेंस है कि अगर वहां पे उसको हम कब्जा कर लेते हैं, कोई भी देश अगर वहां पे कब्जा कर लेगा तो वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे उसकी जो उसका इंपॉर्टेंस है, जो उसका महत्व है, बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे मॉडल हैं। ये 5 चीजें पढ़नी है, समझनी है इसमें। ठीक है, सॉरी, जैसे कृषि अवस्थिति सिद्धांत में उन्होंने बताया कि जो उन्होंने एक ऐसा ट्रायंगल दिया, जैसे रिसोर्स, मैन पावर और मार्केट। रिसोर्स संसाधन, मैन पावर श्रम और मार्केट। उन्होंने इन तीनों चीजों पे काम किया और बहुत सारे चीजें बताई कि ऐसी कोई वस्तु, जैसे एग्जांपल बताऊं, मतलब उन्होंने बताया कि ऐसा उद्योग जिसमें जो रिसोर्स लगता है, जो संसाधन लगता है, अगर वो मान लीजिए कि 100 किलोग्राम लगता है, 100 किलोग्राम मतलब लगता है, और जब उसका उत्पादन होता है तो वो घट के 10 किलोग्राम हो जाता है, तो ऐसा उद्योग कहां लगेगा? अगर ऐसा कोई रिसोर्स है जो 100 किलोग्राम का है, जब वो बन के मतलब तैयार हो जाता है तो उसका जो वेट है वो 200 किलोग्राम हो जाता है, तो उसका रिसोर्स कहां लगेगा? अगर रिसोर्स 1 है और रिसोर्स 2 है, मतलब ऐसे उद्योग जिसमें 2 रिसोर्स लगते हो, तो वो कहां लगेगा? तो उसमें क्या है कि उन्होंने इसलिए बताया कि
न्यूनतम लागत कहां पे आएगी, उस स्थान की खोज करी। तो उसमें यही तीन चीजें होती हैं, एक बाजार होता है, एक कार्यशील जनसंख्या मतलब श्रम होता है, और एक होता है रिसोर्स। रिसोर्स दो होता है, एक होता है मतलब किसी में सिंगल मटेरियल यूज होता है, किसी में दो मटेरियल को यूज करते हैं। तो उन्होंने इस चीज को बताया, उसमें बहुत सारी मतलब कंडीशन बनी कि एक बार उन्होंने बताया जैसे कि अगर ऐसी कंडीशन हो, दो रिसोर्स हो, भारी है तो कहां लगेगा, मार्केट पे लगेगा कि नहीं, फिर ऐसा उद्योग यहां लगेगा, कैसे बताया, आप कैसे इफेक्ट किया। उसका एग्जांपल ये कि कोयला उद्योग लैंडलॉक है, उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत महंगा पड़ता है क्योंकि उसको दूर ले जाया जा सकता है। तो अब वर्तमान में क्या हो रहा है कि ना जापान में, इंडिया में जैसे जो कोस्टल एरिया है, वहां से जो शिप से कार्गो से लेके जाते हैं वो बहुत सस्ता पड़ता है। मतलब झारखंड से अगर कोयला हम दिल्ली लेके आते हैं, उस वो कॉस्ट महंगी पड़ेगी, और विशाखापट्टनम से जापान लेके जाएंगे उसकी कॉस्ट सस्ती पड़ेगी। इसीलिए ये क्या हुआ, फिर जो ये कोयला के उत्पादन का वो था, वो मतलब उसके रिलेट वो रिसोर्स के रूप में जहां पे काम करता था, उसके जो उद्योग डेवलप हुए वो तटीय कोस्टल एरियाज में ज्यादा डेवलप होने लगे। इसका ये वो है। दूसरा क्या था, पहले जो मार्केट थी वो बहुत ज्यादा आधुनिक नहीं थी, बहुत ज्यादा आधुनिक नहीं थी। इस वजह से क्या होता था कि कोशिश होती थी कि मार्केट पे ही सारी चीजें बन जाए। जो लेबर थे उनका मूवमेंट बहुत कम हो पाता था। जैसे अभी क्या है कि बाराबंकी, जैसे लखनऊ की बात करिए, बाराबंकी से भी लोग आ जाते हैं, हरौनी से भी लोग आ जाते हैं, उसके बाद वहां बछरावा से भी लोग आ जाते हैं, क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत है, सुबह आए शाम को चले गए। लेबर बहुत ज्यादा मिल गए कहाँ पे, लखनऊ में, इसलिए उसकी कॉस्टिंग कम हो गई। अगर यही अब देखिए गांव में, अब ये सुनते होंगे, मतलब मैंने भी कम ही सुना है, तो वहां पे लेबर चार्ज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है क्योंकि वहां लेबर कम मिल रहे हैं, और शहर में लेबर चार्ज कम होता जा रहा है। अब अगर ऐसी ये जब उन्होंने डेवलप किया था तो ऐसा नहीं था, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं था, दिल्ली में मेट्रो है, बहुत ईजी है, हो गई है। तो इस वजह से ये सारे चेंजेस आते रहते हैं। जहां पे तो मिनिमम कॉस्ट जहां पे होगी वहीं पे उद्योग की अवस्थिति होगी। ठीक है, कोशिश करेंगे कि टॉपिक पे ही रहें, टॉपिक से बिल्कुल भटके नहीं। कुछ ऐसी शब्दावली होगी, कुछ ऐसी चीजें होंगी कि जिनको यहाँ पे बताया जाएगा, हो सकता है वो समझ में ना आए, लेकिन अगर यहाँ पे उसको हम विस्तार से बताने लगे तो फिर पूरा चीजें सिनेरियो बिगड़ जाएगा, तो उसको हम वहीं पे बताएंगे। जैसे अगर इस संदर्भ में मैं यहाँ पे अक्षांश के संदर्भ में मैं कोई बात करूं और फिर अक्षांश बताना शुरू करूं, तो अक्षांश बताने में पूरी क्लास चली जाएगी। इसलिए कोशिश करेंगे ऐसी चीजें जो बाद में हो, और हाँ उसमें आप नोट कर लीजिएगा और बाद में उसको हम क्लियर करते जाएंगे, मतलब ऐसा कुछ बचेगा नहीं वैसे। ठीक है, जब क्लास का 10 मिनट रह जाए तो मुझे बता दीजिएगा, 10 मिनट बचा रहेगा तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मैपिंग जो है, मैपिंग कराना बहुत जरूरी है। बिना मैपिंग के कुछ नहीं होगा। क्या हो गया, इससे पूछ दिया, बता दी थी बच जाता, अगर ये बता देती आप लोग तो बच जाता। 10 मिनट बच जाएगा तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि बिना मैपिंग के ज्योग्राफी का कोई मतलब नहीं, चाहे मेरी क्लास से बाहर भी जाएगा लेकिन मैं उसको पढ़ाऊंगा। मेरा रुमाल खराब करवा दिया।
क्या बना रहे हैं हम? आप लोग को भी सीखना पड़ेगा। खराब बना है, ऐसे काम चलाइए समझ में, आगे देखा जाएगा। ठीक है, काम चल जाएगा, समझ में आ रहा है। ये कौन सा कॉन्टिनेंट है? ये भारत, भारत है। ये 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 श्रीलंका। स्थल और जलीय क्षेत्र, स्थलीय क्षेत्र और जलीय क्षेत्र। कितने परसेंट जलीय क्षेत्र है? स्थलीय क्षेत्र, ठीक है। जितना स्थलीय क्षेत्र है उसके उसका जो 10% क्षेत्र है उस पे 90% जनसंख्या निवास करती है, और जो 90% क्षेत्र है उस पे 10% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है। जो तीसरा टॉपिक था जनसंख्या और बस्ती भूगोल, उसका टॉपिक है विश्व का जनसंख्या। ये समझेंगे, सोचेंगे सोचेंगे भारत के स्तर पे। हमारे भारत की एक खासियत है कि यहाँ पे सारी चीजें हैं, इसलिए भले हम विश्व की बात करेंगे लेकिन हमें समझ में आसानी से आ जाएगा। तो भले उल्लेख करूं मैं विश्व का, लेकिन आप उसको भारत के संदर्भ में थोड़ा थोड़ा कनेक्ट करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। पर्वत, मैदान, पठार, तटीय क्षेत्र और द्वीपीय द्वीप समूह, यही 5 विश्व में भी है और भारत के पास भी सारी चीजें हैं। कहां पे जनसंख्या ज्यादा रहेगी, कहां पे कम रहेगी? जैसे भारत में 5 है, मैदान में जनसंख्या ज्यादा कि कम? तटीय क्षेत्र, द्वीपीय क्षेत्र। अच्छा, जैसे इंडिया है तो कहीं पे ज्यादा गर्मी पड़ती है, कहीं पे ज्यादा ठंडी पड़ती है, ठीक है। उसके आधार पे भी जनसंख्या कम ज्यादा होती है। मतलब 71% है जलीय क्षेत्र, 29% है। कुछ फैक्चुअल अगर मेरे मुंह से गलत निकल जाए तो थोड़ा मैनेज करिएगा, क्योंकि फ्लो फ्लो में पता नहीं चलता है। 29% के 90% जो क्षेत्र है, तो 90% जो जनसंख्या है वो 10% क्षेत्र में रहती है। और ठीक है, अब वो 10% क्षेत्र कहां पे है? ओवरऑल बता रहा हूं इसमें, तो ये अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो, जैसे दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया, ये जो लोकेशन है, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया और उत्तर पूर्व पूर्वी उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का ये पार्ट जो है, ये ये ठीक है, यहां का ये पूरा एरिया, ऑस्ट्रेलिया का याला पार्ट, चाइना का,
पूरा यूरोप, पूरा यूरोप। मतलब अगर पूछे कि जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा विश्व में कहां पे है, तो दक्षिण एशिया। मतलब दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश हैं? कौन कौन से देश है दक्षिण एशिया में? भारत है, बांग्लादेश है, ये सारे जो एरिया है बहुत ज्यादा है। दक्षिण पूर्व एशिया, कौन कौन से एरिया है उसमें दक्षिण पूर्व एशिया में कंट्री? दक्षिण पूर्व एशिया, ठीक है, ये है दक्षिण पूर्व एशिया, ठीक है, ये हो गया दक्षिण एशिया। उत्तर पूर्वी, उत्तरी अमेरिका, ठीक है, उत्तरी अमेरिका का उत्तर पूर्वी एरिया जो कोस्टल एरिया है, वही मैंने आपको बताया अभी जो कोयले वाली बात कर रहे थे। तो क्यों ऐसा हुआ कि कंसंट्रेशन जो जनसंख्या का पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन है वो क्यों कोस्टल एरिया पे ज्यादा रहता है? क्योंकि वहां व्यापार का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। यही वजह कि गुजरात, अगर आप देखेंगे हिस्ट्री पढ़ेंगे तो गुजरात में प्राचीन काल से ही गुजरात के एरिया में, और जो साउथ में है, जो नॉर्थ ईस्ट साउथ इंडिया है, उसका जो कोस्टल एरिया हमेशा से डेवलप रहा है। अगर केरल की बात करें, जेमोरिन आया था, गुजरात की बात करें, वहां पे भी हमेशा डेवलपमेंट रहा। तो कोस्टल एरिया क्या होता है? वो आर्थिक गतिविधि का केंद्र होता है। इस वजह से क्या होता है कि वहां पे जनसंख्या का कंसंट्रेशन बहुत होता है। विश्व इतिहास में जब हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे पुनर्जागरण हुआ और प्रबोधन हुआ, तो उसमें हम समझेंगे कि जो कंट्री लैंडलॉक नहीं थी, मतलब जिनकी कोस्टल बाउंड्रीज थी, मतलब जो कोस्टल एरिया के पास थे, वो वहां से बहुत सारे विद्वान एक दूसरे के पास आए गए, तो उससे क्या हुआ, वहां का विकास बहुत जल्दी हुआ। उसके कंपेयर में जो लैंडलॉक कंट्रीज हैं उनका विकास कम हो पाया। जैसे अगर अफगानिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान का एकमात्र यही कारण है, वो लैंडलॉक है और पर्वतीय क्षेत्र है। इस वजह से वहां का डेवलपमेंट, वहां की आर्थिक गतिविधि बहुत कम है, एग्रीकल्चर नहीं हो पाता है बिल्कुल। इस वजह से वो हमेशा एक क्या कहते हैं, वहां पे संघर्ष होता रहता है। और ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है उसका, क्योंकि उसकी जो लोकेशन है उसकी लोकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा वो मतलब फर्टाइल नहीं है किसी भी तरीके से। लेकिन विश्व के जो देश हैं अफगानिस्तान पे अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करते हैं। दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, उत्तरी पूर्वी उत्तरी अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग और पूरा यूरोप, ये सबसे ज्यादा जो जनसंख्या का कंसंट्रेशन है वो यहीं पे है। ठीक है, क्यों है, कैसे है, बताते हैं। ये चीजें समझ गए ना? ये एरिया का, किसी को इस एरिया को समझने में दिक्कत आ रही है, कौन कौन से कंट्री होंगे यूरोप में, कौन कौन से कंट्री है बताइए। अच्छा, पश्चिमी यूरोप में बताइए, पोलैंड कहां पे, पश्चिमी यूरोप की पूर्वी यूरोप में? जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, ठीक है। पश्चिमी यूरोप ज्यादा डेवलप है कि पूर्वी यूरोप? क्यों? हाँ, एक बार क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारिक जलमार्ग सबसे ज्यादा व्यस्त है? व्यस्त जलमार्ग का आया था, तो उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग, मतलब अमेरिका से जो यूरोप जाने वाला अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग है, वो सबसे ज्यादा बिजी है। अब आप समझिए इस बात को, यहां का व्यापार और यहां के कोस्टल एरिया का व्यापार, दोनों का इसी वजह से ये सबसे ज्यादा डेवलप है। सबसे ज्यादा व्यापारिक व्यस्ततम जलमार्ग है, व्यापार ज्यादा होता है, पैसा ज्यादा आता है, आसान होता है। इसी वजह से यहाँ पे और इस एरिया में डेवलप ज्यादा हुआ है। और जो पूर्वी यूरोप का पार्ट है, पूर्वी यूरोप है, वो थोड़ा सा लैंडलॉक है, इस वजह से वहां का डेवलपमेंट कम हो पाया है। और सारे रीजन है, धीरे धीरे उस पर आते हैं। यही वजह है कि जो यहाँ पे एक काला सागर है, उसके अंदर इस एरिया में, इस लोकेशन पे काला सागर है, उसमें क्रीमिया का जो महाद्वीप है, क्रीमिया वहां पे, सॉरी, क्रीमिया का जो द्वीप है वहां पे, उससे जलमार्ग, भूमध्य सागर में आने का रास्ता मिलता है, मतलब लैंडलॉक कंट्री, मतलब वहां से व्यापार करने का मार्ग मिलता है। इसी वजह से
इस पूरे एरिया का जो डेवलपमेंट है, इस पूरे एरिया का जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, आर्थिक गतिविधि है, वो क्रीमिया पे बहुत ज्यादा डिपेंड है। इसीलिए सब चाहते हैं कि क्रीमिया पे हमारा वर्चस्व और रूस का वर्चस्व न, मतलब सब क्या चाहते हैं, रूस और अमेरिका। तो अमेरिका चाहता है कि रूस का वर्चस्व खत्म हो, जिससे उसका व्यापार, इधर से तो व्यापार कर नहीं सकता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ है, इसी तरफ से करता है, लैंडलॉक है, तो उसको जो रास्ता मिलता है उसके थ्रू आके भूमध्य सागर पे वो आ सकता है। लोकेशन समझ रहे हैं ना, इसीलिए मैंने कहा था जैसे लोकेशन पे काम करेंगे तो ये चीजें आसानी से पकड़ में आती जाएंगी। मैपिंग आज से ही शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। उसके लिए ऑप्शन ये होता है कि कौन सा एटलस यूज करते हैं आप लोग, एटलस है कोई आपके पास? अच्छा, हिंदी वाला है। और कौन सा कोई है किसी के पास? एक काम ये अगर आप करेंगे, एक एटलस कोई भी जो आप लोग डिसाइड कर लीजिए, उसी पे काम करिए, तो उसको मैं ले लूंगा और मैं भी उसी पे काम करूंगा, तो मुझे बताने में आसानी होगी। जैसे मान लीजिए सबका मैप, सबका एटलस एक ही होगा, मैंने बताया 49 पेज पे, इस लोकेशन पे, यहाँ पे आपको देखना है, तो आपको समझ में आएगा। अगर सबके एटलस में अलग अलग पेज पे होगा तो दिक्कत ज्यादा होगी, ठीक है। तो अपनी तरफ से मैं कोई नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर अपनी तरफ से आप कोई एक ले लेंगे तो मुझे आसानी रहेगी। और मैपिंग रोज करना भी है, कराना भी है, क्योंकि उसमें मेहनत नहीं लगती है, और वो एक ऐसी चीज है, वो धीरे धीरे इंजेक्ट होती है, मतलब धीरे धीरे अंदर जाती है। मुगल सल्तनत आप पढ़ेंगे कल एग्जाम में, आज पढ़ लीजिए, और आप 12 क्वेश्चन आते हैं, आप वहां 12 क्वेश्चन बना देंगे। समझिएगा ध्यान से प्लीज। मुगल सल्तनत या ऐसा कोई भी लिटरेचर का ऐसा कोई भी टॉपिक जिसका एग्जाम अगर आपका कल है और आपको आज हमने दे दिया नोट्स, आपने अच्छे से पढ़ लिया, रट्टा मार लिया और उस बुक को भी लेके चले गए, आपको मतलब मौका नहीं दिया गया, तो आप वहां पे क्वेश्चन कर लेंगे। लेकिन अगर एटलस पे आपने काम नहीं किया है और आपको हम एग्जाम में एटलस भी दे देंगे, आप जगह नहीं खोज पाएंगे, वो धीरे धीरे आएगा। हम अभी तक एटलस पे बहुत काम किया, लेकिन अभी भी हम कोशिश करते हैं जब भी समय मिले एटलस पे काम करें। वो धीरे धीरे इंजेक्ट होता है क्योंकि वो पूरा विजुअल होता है। इसलिए एटलस कुछ करिए ना करिए, पढ़ाई जो भी करना हो, लेकिन एटलस अगर आपको पढ़ाई सच में करनी है तो एटलस पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि एटलस सिर्फ ज्योग्राफी में नहीं, बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। एक उसमें आप लोगों ने एग्जाम कौन सा पीटी वगैरह एग्जाम दिया होगा ना, कितनी बार दिया? किसी ने दिया एग्जाम पीटी का? किसने? हाथ उठाइए। अच्छा, ईयरली मैगजीन आती है, उसमें एक क्वेश्चन आता है, मतलब पहले सबसे पहले रैंकिंग वाला एक क्वेश्चन आता है रैंकिंग का, जैसे हंगर इंडेक्स में कौन सी रैंकिंग है और किस इंडेक्स में कौन सी रैंकिंग है। हाँ नहीं, हाँ अभी तो आए, मतलब ये रैंकिंग वाला एक क्वेश्चन आता है। मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल जो ज्योग्राफी में सच में हेल्प करेगा। देखिए बहुत मजा आने वाला, ज्योग्राफी में कुछ नहीं पढ़ना है, समझना है, बस सिर्फ समझना है। रैंकिंग वाला क्वेश्चन आता है, उसमें पहली बार जब क्वेश्चन पूछा गया तो पूछा गया कौन सी रैंकिंग है मान लीजिए, और उसमें बहुत सारे कंट्रीज हैं, पहला याद करना है, दूसरा लास्ट याद करना है, और भारत का कौन सा है ये याद करना है। अब स्थिति ये हो गई है वर्तमान में कि उससे रिलेटेड कम से कम मेरे ख्याल से 20 से 25 पेज में उसका वो आता है कि कौन सी रैंकिंग है, कौन सा कहां से निकालता है, कैसे करता है। और मैं आपको बताऊं, मैं उसको कभी नहीं पढ़ता हूं, मैं सिर्फ उसको नंबरिंग से मुश्किल से 7 और 8 नंबर सिर्फ याद करता हूं, ऐसे 07, 87, 53, 56, 43 और 6। जैसे रैंकिंग बहुत सारी है, इसको क्रम से लिख लेता हूं, अभी मैंने ऐसे लिख दिया, मतलब क्रम से लिखता हूं। 6 पे आतंकवाद में भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों के 6 नंबर पे है। दूसरा आया 43 पे, मान लीजिए इनोवेशन इंडेक्स में भारत 43 पे है, और 53 पे किसी पे है या इस पे है। सिर्फ इसको याद करता हूं और मन में सोच लेता हूं, मतलब समझ लेता हूं, क्योंकि मैंने इस पे काम किया हुआ है, मुझे ये पता है कि कौन सा अब मान लीजिए इनोवेशन इंडेक्स आता है, पूछा गया कि इनोवेशन इंडेक्स में निम्नलिखित में से कौन सा कंट्री नंबर 1 पे या नंबर 3 या नंबर 4 पे। अब आप खुद बताइए कि इनोवेशन इंडेक्स में अफ्रीका का कोई कंट्री होगा? नहीं होगा, ठीक है। कोई सऊदी अरेबिया के आसपास का कंट्री होगा? नहीं होगा। तो ये समझ यहां से बनती है
मैं आपको सच बता रहा हूं, इतना ही नंबरिंग याद करता हूं और एग्जाम में बस चला जाता, तो सिर्फ नंबर याद रहता है बस। और अगर नहीं बना, अगर मान लीजिए नहीं बन पाया, तो ये क्वेश्चन जो मैंने बताया था 30 क्वेश्चन वाला, जो मैंने बताया था कि 150 क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन है, इसमें 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं। 70 मतलब ये 60 से 70 की रेंज है, और 30 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, यहाँ पे 40, 35 से 40 है, 35 से 40, 20, बाकी रिमेनिंग जितना भी हो। अब ज्योग्राफी आपकी हेल्प क्या करती है? ज्योग्राफी आपको कम मेहनत कराती है, इसकी वजह से आप और क्षेत्रों पे ज्यादा मेहनत कर पाते हैं। हिस्ट्री में भी जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, वैसे बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा, आप उसको अपने आप से करिए। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी, कब हुई थी? कब हुई थी? 1325 में। कहां पे हुई थी? ठट्टा में। ये फैक्ट है, मैंने पढ़ा मान लीजिए बहुत साल पहले कि 1325 में हुई थी, ठट्टा के निकट हुई। ठट्टा कहाँ है? पता नहीं। अगर ये सोचिए, अगर ये ठट्टा हमको लोकेट हो जाए तो हमें कितनी तेज से हो जाएगा। जो ठट्टा है वो कराची के उत्तर में है, कराची से लगभग 50 से 60 किलोमीटर उत्तर में है। मतलब कि कराची कहाँ है? कराची यहाँ के आसपास है, यहाँ के उत्तर में है। तो हमने क्वेश्चन पढ़ा कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1325 में ठट्टा के निकट हुई थी। अब हमारा चला गया दिमाग में कि ठट्टा कराची के पास है, रिलेट कर लिया। अब जब ऑप्शन आएगा तो आप वहां पे क्लिक कर लेंगे। हिस्ट्री में इसका इंपॉर्टेंस देखिए कहां पे है। ज्योग्राफी में आपको मैंने बता ही दिया। करंट अफेयर्स में पूरी तरह से अगर आप देखेंगे, और दिन ब दिन ये होता जा रहा है, जो बुक्स आ रही हैं, जो ईयरली बुक आती है, उसमें आप देखेंगे कि मैपिंग पे ज्यादा काम हो रहा है, क्योंकि चीजें जो विजुअल होती हैं, आप ये खुद जानते होंगे कि और जो वर्ल्ड की कंट्रीज हैं वहां पे विजुअल चीजों को, क्लास जो है विजुअल तरीके से ज्यादा ली जाती हैं। क्यों? क्योंकि समझ में आती, क्लास में समझ में आ गया, बाकी बाद में कुछ नहीं लिखना है। तो हिस्ट्री में भी देखेंगे बहुत सारी जगह, जैसे सिंधु सभ्यता है, समझ में आ रहा है? सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता पता है कि सिंधु सभ्यता का नाम ही इसलिए पड़ा कि सिंधु सभ्यता के निकट बसी। कहां से निकली, कहां पे गई, लोकेशन अगर आप लोकेट कर पाएंगे, उसके आसपास होगा। आसपास होगा तो कौन कौन सा राज्य होगा? जम्मू कश्मीर होगा, गुजरात होगा, पंजाब होगा, राजस्थान होगा, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी एरिया होगा, पंजाब, पाकिस्तान का पंजाब होगा, सिंध होगा। पता चल गया लोकेशन से। देखिए पूरा लोकेशन, अगर आप मान लीजिए सिंधु सभ्यता का कोई क्वेश्चन आता है, जैसे हम हिस्ट्री, पहले मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री था, फर्स्ट ऑप्शनल, जब चेंज हो गया तो मतलब जब ज्योग्राफी पे इंपॉर्टेंस मतलब मुझे समझ में आया, तो मैंने उसको क्विट करके मतलब इस पे आ गए, दूसरे पे, ज्योग्राफी पे। तो जब मेरे पास हिस्ट्री का जब क्वेश्चन आने लगा, तो मैंने इसी सिंधु सभ्यता को तो लिखा ही, उसको मैप में बना के लोकेट कर दिया, तो जिससे मुझे कम शब्द लिखने पड़े और प्रेजेंटेशन ज्यादा अच्छा दिखा। सिंधु सभ्यता में आता है महाजनपद, 16 राजधानी मैंने कभी नहीं याद करी, ठीक है, तो उसको आपको आसानी होगी। महाजनपद में राजधानी है, 16 महाजनपद, उनकी राजधानी, क्वेश्चन हमेशा बनता है, एक एग्जाम में नहीं बनेगा, अगले एग्जाम में बनेगा। और अब धीरे धीरे वो पहले सिंगल पूछता था कि मत्स्य राज की राजधानी कौन सी है, लेकिन अब 4 मेल कराने वाला आता है। पहले आसान हुआ करता था, अब धीरे धीरे वो टफ होता जा रहा है। ज्योग्राफी पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको पता चलेगा कि कैसे हर्यक वंश, कण्व वंश, नंद वंश, फिर मौर्य वंश की स्थापना कैसे कैसे हुई, कौन कौन से एरिया में कहां पे काम हुआ। आप खुद सोचिए कि कोई भी सभ्यता अगर आपको डेवलप होनी है तो क्यों ऐसे क्षेत्र में डेवलप होगी जहां पे कम मेहनत करनी पड़े और ज्यादा हमें गेन हो, मतलब ज्यादा प्राप्त हो और कम मेहनत करनी पड़े। और धीरे धीरे जब हमारा विकास होता जाता है, अब इसकी वजह से जो बिहार का, मगध का रीजन है, वहां पे कल्टीवेशन मतलब कृषि करना ज्यादा आसान था कंपैरेटिव और क्षेत्रों में। पंजाब की जो उपजाऊ क्षमता है वो वहां के कंपेयर में कम है। अभी तो हम वहां पे उर्वरक यूज करते हैं, इसलिए उसका उत्पादन ज्यादा होता है, लेकिन तो इसलिए उत्पादन होता है अभी ज्यादा। लेकिन अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा उत्पादन क्षमता जो है वो बिहार की है। क्यों? क्योंकि यहाँ नदियां ज्यादा हैं और वहां पे जड़ों मृदा हर साल आती है, तो वहां पे आसानी से, क्योंकि वहां की मिट्टी जो होती है बहुत मुलायम होती है, उसको खोदना आसान होता है। अगर आप लकड़ी से भी खोदेंगे, लकड़ी का हल बना के, तो आसानी से खुदाई उसकी हो जाएगी। तो आप सोचिए अगर हमको लकड़ी से खुदाई करनी थी, क्योंकि मेरे पास हल था नहीं लोहे का जो आविष्कार मतलब पाया गया वो 1100 BC में पहली बार पाया गया,
तो उसके पहले अगर हमको कुछ करना है, कल्टीवेशन या कृषि करनी है, तो कैसे करेंगे? पत्थर से करेंगे, मोटे मोटे पत्थर से। अब उतना शार्प तो हो नहीं पाता, बारीकी अंदर से बहुत अच्छी खुदाई करें। सारी चीजें ज्योग्राफी से रिलेट करके है। ये इसलिए बता रहा हूं कि आपसे मतलब रिक्वेस्ट भी है, अगर मैं यहाँ हूं या नहीं जो भी है, इसको इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको बोझ कम लगेगा। मैंने देखा है प्रीलिम्स में और मेंस में लोग डरे रहते हैं, मतलब घबराने की कोई, क्योंकि इंजेक्ट पहले आपका रिजल्ट फ्राइडे को बन जाता है, जो पीटी का रिजल्ट आता है, मतलब क्वेश्चन मान लीजिए संडे को पेपर है, आपका रिजल्ट बृहस्पति को शुक्र को डिसाइड हो चुका रहता है। क्योंकि अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो ऐसे नहीं आ रहे हैं कि आप जो है रट्टा मार के बना पाएंगे। ऐसा नहीं कि टफ होता जा रहा है, टफ नहीं हो रहा है बहुत आसान, बस उसको पूछने का तरीका जो है बदल रहा है। बदलाव में यही है कि उसको समझने की इस तरह से जरूरत है कि दिमाग में रहेगा तो वहां एलिमिनेशन मेथड से आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। रट्टा कुछ नहीं मारना है। ज्योग्राफी की खासियत यही है, तो वो हिस्ट्री में भी मदद करेगा, ज्योग्राफी में भी मदद करेगा, पॉलिटी में नहीं, लेकिन विश्व का जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उस पे, और करंट अफेयर्स पूरा, उत्तर प्रदेश स्पेशल पूरा, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे, मतलब मैं कोशिश करूंगा कि मैपिंग आपको एक्स्ट्रा टाइम में भी कराऊं, जैसे आपको ये हेल्प हो पाए। एक एटलस ले लीजिएगा, सारे एटलस अच्छे हैं, लेकिन अगर आप एटलस ऑक्सफोर्ड का स्कूल एटलस लेते हैं तो वो सबसे बेस्ट है, ऑक्सफोर्ड का स्कूल एटलस, ठीक है। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है मैंने बता दिया। सबसे कम जनसंख्या कहाँ होगी? जहां पे बहुत गर्मी होगी, वहां लोग नहीं रह पाएंगे। जैसे मरुस्थल, मरुस्थलीय एरिया जो है वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी है, इसलिए वहां पे लोग नहीं रह सकते। उष्ण कटिबंधीय जो एरिया है, जो भूमध्य रेखा पे है, उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा बारिश होती है, टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, इस वजह से वहां पे जनसंख्या का जो बसावट है वो कम है। मतलब कि ये है ग्लोब है, ये 0 डिग्री है, ठीक है। इसके आसपास जो है आपको बसावट कम मिलेगी, इसलिए कि यहाँ पानी बहुत बरसता है। अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, ये सारी चीजें इसी इर्द गिर्द हैं। दिन भर बहुत बारिश होती है, उमस बहुत ज्यादा होती है, मतलब ये रहने लायक एरिया नहीं है, इसी वजह से इस एरिया में बहुत ज्यादा वो होगी। तो ये एरिया कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है, बीच से जाता है, ठीक है, इंडोनेशिया के आसपास से ज्यादा जहाँ पे जाएगा। मरुस्थल जितने भी हैं, उष्ण मरुस्थल जितने भी गर्म, जैसे थार मरुस्थल है वहां पे नहीं होगा, पूरा का पूरा सहारा मरुस्थल, ठीक है। सहारा मरुस्थल कहाँ पे है? अफ्रीका में कौन कौन से कंट्री आते हैं उसमें? एक दो कंट्री का नाम। हाँ, चार, और मोरक्को, ठीक है, हाँ सही है। ये है सहारा मरुस्थल, ठीक है। मरुस्थल में कम होगा, उष्ण कटिबंधीय एरिया में कम होगा, पोल एरिया पे कम होगा, शीत यहाँ बहुत ज्यादा होती है, यहाँ पे कम होगा, ठीक है। मरुस्थल हो गया, उष्ण कटिबंधीय एरिया हो गया, ये सारी चीजें यहाँ पे जनसंख्या कम पाया जाएगा। मैपिंग करा देंगे, यही कराएं जैसा आप लोग कहें। हाँ, मैपिंग कराई तो थी आप लोग को ना डेमो क्लास में, याद है आपको? करनी कैसे पता है ना? जैसे कुछ भी शुरू करना है, जैसे इंडिया से शुरू करेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा। इंडिया से शुरू करेंगे, क्रम से बढ़ेंगे तो धीरे धीरे पता चलेगा। एक साथ पहले वो स्टेट्स के नाम बोलने हैं, और उसके बाद उसकी एक साथ दोबारा आएंगे तो उसके कैपिटल, और उसके बाद फिर कर्क रेखा, फिर ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। बताइए। जम्मू कश्मीर,
ठीक है। यहाँ लद्दाख, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। देखिए यहाँ दो, फिर पंजाब हरियाणा एक साथ थे इसलिए इन दोनों को, और दो जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश है उनको दो दो को एक उसमें याद करना है। उत्तराखंड यूपी करेंगे, मतलब बाद में करेंगे, मैं क्रम बताता हूं। दो यहां कर लिए, बताइए यहां से शुरू किया, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश 5 हो गए, और इसमें एक वो हो गए यूनियन टेरिटरी भी, एक जम्मू हो गया चंडीगढ़, ठीक है। राजस्थान, गोवा, फिर कर्नाटक। पश्चिम बंगाल, यहां तक कर लिए। उत्तराखंड देखिए समझ लीजिए, फिर बोलिएगा। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, मतलब दो दो बटा है तो दो दो के क्रम में कर लिया, ठीक है। अब यहां से बोलिए। अब यहां कैसे करेंगे, जो आपको आसान पड़े बताइए। यहां तो नहीं, सिक्किम तो हो गया। अब यहां से जो 7 सिस्टर्स हैं स्टेट्स, उसमें आप अपनी सुविधा से कर सकते हैं, बताइए। इधर से इसको कर लेंगे तो ठीक पड़ेगा। यहां कर लिया अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज बीच में कर लेंगे, 1 2 3, 3 यहां हो गई, ठीक है। बताइए यहां कौन सी है, खत्म। कैपिटल, सिर्फ कैपिटल बोलनी है, सिर्फ कैपिटल बोलनी है और नहीं बोलना है, ठीक है। एक ही एक बोलिएगा, दो की जरूरत नहीं है। इसको विजुअल कर दे, मतलब इसको आंख बंद करके बोलना है, विजुअल करना है कि ले की लोकेशन क्या होगी, मतलब समझना इस तरीके से है, ठीक है। मतलब दिमाग में लोकेशन होनी चाहिए, ये मैप रहे चाहे ना रहे। हिमाचल प्रदेश की शिमला, पंजाब, आप लोग राजधानी बोलेंगे, मैं बोलता हूं पंजाब की हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। अभी एक क्वेश्चन पूछा था, देखिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन, करोड़पति चल रहा है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ज्योग्राफी से। एक क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सी लैंग्वेज है जो कि वहां के क्षेत्र के आधार पे, उसका नाम क्षेत्र के आधार पे है, मतलब ऐसी कोई लैंग्वेज भारत में बोली जाने वाली ऐसी कोई लैंग्वेज बताना है जिसका जो नाम है वो यहाँ के एक ज्योग्राफिकल एरिया का भी नाम है। कोंकणी, कोंकण एरिया है, कोंकण तट है, और कोंकणी भाषा बोली जाती है गोवा में, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा था करोड़पति में, 12 लाख का क्वेश्चन था। तो देखिए कैसे चीजें बिल्कुल आसान हो जाती हैं, बहुत आसानी से आ जाती है। अभी लैंग्वेज भी सब याद हो जाएगा, सारी लैंग्वेज, बहुत ही अच्छा विषय है, और बहुत आपको कुछ लिखना नहीं है, सब दिमाग में चला जाएगा, बस आपको रहना यहाँ पे, मतलब यहाँ बैठे तो यहीं पे है, बाहर रहेंगे तो नहीं। यहाँ से जाएंगे आप पढ़ने लिखने से ज्यादा गेन करेंगे, और मतलब हंसते हंसते आप समझेंगे चीजें। और जो नहीं आएगी, देखिए 150 क्वेश्चन है, 90 ही तो करना है, 30 नहीं आएगा तो छोड़ देना है। जब कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं समझ, जैसे ज्योग्राफी का भी ऐसा कोई एरिया है जो नहीं समझ में आ रहा है तो उसको छोड़ देना है। ऐसा थोड़ा कि सारे क्वेश्चन करने 150 में 150 करने। तो मैंने देखा है ज्यादातर लोगों का कंसंट्रेशन 120 क्वेश्चन पे नहीं होता, 90 क्वेश्चन पे नहीं होता, उनका क्वेश्चन की 30 क्वेश्चन कैसे हल करेंगे उस पर दिमाग ज्यादा होता है। मेरा दिमाग हमेशा उस 90 क्वेश्चन पे रहा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस और करंट अफेयर्स। इनको अगर 4 एरिया को आप अच्छे से कर लेते हैं, ज्योग्राफी भी अच्छी पकड़ है, तो 110 क्वेश्चन आपकी ग्रिप में रहेंगे। बहुत गलत होगा तो 15 से 20 क्वेश्चन गलत हो जाएगा। उसके बाद वहां पे 40 क्वेश्चन में आप जैसे धुआंधार मारना मारिए। क्या बता रहे थे, कोंकणी, कोंकणी ये, फिर उसके बाद राजधानी बताना है कर्नाटक की, जल्दी तेज तेज बोलिए, बहुत मेहनत करिए, बोलिए तेज तेज। आंध्र प्रदेश की, अभी वही है, 10 साल बाद चेंज होनी थी ना, कब बना था, 14 बना था, 24 से चेंज हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, अमरावती बन रहा है, बहुत ही प्लान सिटी। अभी हैदराबाद है, हैदराबाद, तेलंगाना की भी हैदराबाद, उड़ीसा की है, पश्चिम बंगाल,
उत्तराखंड, लखनऊ, उसके बाद उत्तर प्रदेश की लखनऊ, एमपी मतलब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रायपुर की रांची, रायपुर की रांची। अच्छा, मेरे साथ काम करने का फायदा आपको ये है कि जहां पे कंफ्यूजन होता है वो चीजें मुझे वो क्वेश्चंस पता है तो मैं आपको बताऊंगा। दक्षिण की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा, दोनों अलग अलग है। क्वेश्चन आएगा कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो वो सारी चीजें मैं आपको बताता चलूंगा जहां पे कंफ्यूजन होता है। अभी नहीं बताएंगे, दक्षिण भारत गंगा बाद में बताएंगे। कहां थे? बिहार से। रायपुर और रांची, रायपुर रांची में शुरू में कंफ्यूजन होता था तो ऐसा रायपुर इधर है, रांची इधर। इसको आप ऐसे समझिए, डायरेक्शन से समझ लीजिए। रांची ज्यादा पूरब में है और रायपुर ज्यादा पश्चिम में है। छत्तीसगढ़ ज्यादा पूरब में है कि पश्चिम में है, इसको कंपेयर कर लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। मतलब छत्तीसगढ़ झारखंड के किस दिशा में है, पूरब में कि पश्चिम में? हाँ, छत्तीसगढ़ झारखंड की किस दिशा में है? पश्चिम में है। इसी वजह से जो रांची होगा वो भी वो रायपुर से पूरब में होगा, ठीक है। इसको समझ लेंगे तो दोबारा गलती नहीं होगी। यहां हो गया तेज, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की, नागालैंड, कोहिमा, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। क्वेश्चन पूछे थे करोड़पति में कि निम्नलिखित में किस राजधानी का के नाम के आगे पुर लगा हुआ है। जैसे स्टेट दे दिए, बोले कि 4 स्टेट का नाम हम दे रहे हैं, ये अपने क्वेश्चन यहां भी आ सकता है, इसीलिए मैं बता रहा हूं। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से स्टेट की राजधानी है जिसका नाम लास्ट में पुर है। ऑप्शन था बिहार, था बिहार की पटना हो गई, उसमें एक ऑप्शन असम भी था जिसकी राजधानी से पुर लगा हुआ, ठीक है। बस इतना ही रहने देते, 5 मिनट बचा है, ठीक है। मैपिंग पे आप कर लेंगे तो अच्छा रहेगा नेक्स्ट क्लास से ना, इसको रोज करिएगा। अच्छा सुनिए, रुकिए 1 मिनट रुकिएगा। एटलस को कैसे देखना है, जैसे एक तो ये देख लिए। अभी हमको पॉलिटिकल मैप पे काम करना है, फिजिकल पे नहीं काम करना। फिजिकल थोड़ा सा टफ होता है कंपैरेटिव, पहले पॉलिटिकल समझ लेंगे, राजनीतिक भूगोल राजनीतिक वाला जो है समझ लेंगे। अभी मैंने जो बताया वो आपको बताया राजनीतिक वाला, तो पहले राजनीति वाला समझ लेंगे कौन कौन सा डायरेक्शन है। उसके बाद जब शुरू करेंगे तो एक तरफ से लोकेशन को, जैसे लेह कहाँ पे है और लद्दाख कहाँ पे, उसकी लेह लद्दाख और जिसकी मतलब जो भी लोकेशंस हैं, धर्मशाला है या शिमला है, जो भी लोकेशन है, उसके बाद उस पर धीरे धीरे काम करेंगे, ठीक है। बस यहीं तक रहते हैं। कौन सा एटलस लेना है? ऑक्सफोर्ड का स्कूल एटलस। थैंक यू।